कि हमने कल जो बातचीत की थी और जिस बारे में पढ़ा था कि हमने देखा कि गार्सद तासी ने फ्रेंच भाषा में पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास जो है महेश दत्त शुक्ल ने एक तरह से लिखा। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सेंगर का जो शिव सिंह सरोज है वो आया, और उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास किसका आया? जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन का आया, और उसका नाम क्या था? The modern Sir, the modern vernacular literature vernacular. of Hindustan. मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर। The modern vernacular बहुत Hindustan. बढ़िया। उसके बाद जो है इतिहास जो है आया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जब इतिहास आया तो आपको बताया ही था मैंने कि ये पहली बार इतिहास के रूप में नहीं छपा, ये शब्द सागर की जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, जहां इसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास, 1929 में छपा। बाद में ये एक स्वतंत्र किताब के रूप में छपा और हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस इतिहास की शुरुआत में ही जो परिभाषा दी थी साहित्य इतिहास की, जिस पर कि हम पहली कक्षा में विचार कर चुके हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का, तो आप उसे समझ सकते हैं कि वो इसको कितना जरूरी और अनिवार्य चीज बताते हैं, और कैसे जो है आलोचनात्मक विश्लेषण के द्वारा साहित्य और समाज के रिश्ते को एक तरह से डेवलप करते हैं या उसकी स्थापना करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि इन चीजों को देखने के लिए राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और जो है धार्मिक परिस्थितियों को भी देखना, समझना या जानना जरूरी है, क्योंकि जब राजनीति बदलती है चित्तवृत्तियां बदलती है। जब धार्मिक सुधार आंदोलन या धार्मिक परिवर्तन होते हैं तो चित्तवृत्तियां बदलती हैं। जब समाज में कोई परिवर्तन होता है तो चित्तवृत्तियां बदलती हैं। जब सांप्रदायिकता कहीं कुछ घटित होती है तो भी चित्तवृत्तियां बदलती हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस का लिटरेचर वही नहीं रह जाएगा, जो बिफोर का होगा वो आफ्टर में वही नहीं रह जाएगा, चीजें बदल जाएंगी। बिफोर इमरजेंसी का लिटरेचर और आफ्टर इमरजेंसी का लिटरेचर दोनों बदल जाएगा, और इन बिटवीन इमरजेंसी का जो लिटरेचर है वह भी बदल जाएगा। तो इन सब चीजों के आधार पर उन्होंने बहुत बारीकी के साथ देखने समझने की कोशिश की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन भी किया तो बहुत ही सुसंगत ढंग से किया। सुसंगत ढंग से आप उस पर असहमत हो सकते हैं, मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बात से सहमत ही हो जाइए, आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काल विभाजन बहुत ही सुसंगत ढंग से करने की कोशिश की। उन्होंने लगभग 900 वर्षों के इतिहास को उठाया और इतिहास को उठा करके चार जो है कालखंडों में बांटने की कोशिश की, जिसमें पहला काल आदिकाल था, जिसे उन्होंने कहा कि इसे वीरगाथा काल कहना चाहिए। दूसरा काल जो है मध्यकाल था, जिसको उन्होंने दो भागों में बांटा और पूर्व मध्यकाल कहा, जिसे हमने भक्ति काल कहा, और उसके बाद रीति काल कहा। तीसरा काल जो उनका था वो तीसरा काल जो है मतलब ऐसे देखेंगे तो आधुनिक काल था, लेकिन क्रम से देखेंगे तो चौथा काल था आधुनिक काल। तो इन चार भागों में बांटा। आदिकाल के लिए उन्होंने जो तर्क स्थापित किए या जो इन किताबों को आधार बनाया, आप जानते ही हैं कि ऐसी 12 किताबों की शायद सूची वो हिंदी साहित्य के इतिहास में देते हैं। हालांकि उसमें से बहुत सारे ग्रंथ आगे चल करके अप्रमाणिक हो जाते हैं, फिर भी वो अपना तर्क गढ़ लेते हैं कि क्यों इसे वीरगाथा काल कहा जाना चाहिए। भक्ति काल की भी वो एक नई तरह से व्याख्या करते हैं। वो भक्ति काल को दो जो है उप विभागों में बांटते हैं। एक उप विभाग का नाम निर्गुण जो है भक्ति धारा रखते हैं, और दूसरे विभाग का नाम सगुण भक्ति धारा रखते हैं। निर्गुण भक्ति धारा को भी दो विभागों में बांटते हैं। एक का नाम जो है वो ज्ञानाश्रयी जो है धारा या ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं। आप खास तौर से इसमें कह सकते हैं कि इसमें वे लोग आते हैं जो भारतीय संत परंपरा से विकसित होते हैं, जिसमें आप कबीर को देख सकते हैं, रामानंद के जो शिष्य हैं उनको देख सकते हैं, रैदास को उसमें देख सकते हैं। आप संत की जो परंपरा है उन सबको इसमें आप शामिल कर सकते हैं। और इसी निर्गुण धारा में वो प्रेमाश्रयी कविता को लेते हैं या प्रेमाश्रयी धारा की चर्चा करते हैं या प्रेम आश्रयी शाखा की चर्चा करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेम मार्गी धारा कहते हैं। और ये जो कोई ऐसा कमेंट नहीं करिए कि सर ने जो पढ़ाया था उसका नोट्स दे दीजिए और ये दे दीजिए और वो दे दीजिए, ये सब बातें क्लास के बाहर करिए या हमसे पूछ के करिए। केवल मेरे लेक्चर से संबंधित कोई टिप्पणी हो तभी उस पर लिखिए।
कोई कमेंट हो तो ही लिखिए, जब मैं तिथि इत्यादि बोलूं वही लिखिए। आलतू फालतू इस तरह की बातें और मांगना चांगना मत करिए, स्क्रीन पर ध्यान जाता है और आदमी भटक जाता है। तो आपसे निवेदन है ये बार बार इस तरह की गलती ना करें आप लोग, वरना रिमूव कर दिए जाएंगे। मैं ये कह रहा था कि मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि जो है जिस जो है निर्गुण धारा को वो दो भागों में बांटते हैं। एक उसमें ज्ञानाश्रयी शाखा है, ज्ञानमार्गी धारा है, और ज्ञानमार्गी धारा का संबंध भारतीय जो है संत परंपरा से है, जिसमें रामानंद के शिष्य या कबीर या रैदास ये सारे के सारे लोग आते हैं, क्योंकि इनके देवता भी सगुण नहीं है। ये भी ब्रह्म की बात करते हैं, एक एक घट में जो है हर घट में एक जो है परम परमेश्वर ब्रह्म की कल्पना करते हैं और बताते हैं कि उसका कोई रूप नहीं है। दूसरी धारा में प्रेम मार्गी कवि आते हैं, प्रेम के मार्ग पर चलने वाले, प्रेम के मार्ग पर गमन करने वाले, दरअसल जो है प्रेम आश्रय, प्रेम का आश्रय लेने वाले कवि आते हैं। खास तौर से इनमें जो है सूफी कवि आते हैं, जिसमें जायसी प्रतिनिधित्व करते हैं इस धारा का। और जानते ही हैं कि इसलिए इसको निर्गुण में रखा गया, क्योंकि सूफीज्म में भी और सूफी लोग भी जो है ईश्वर का कोई सगुण रूप नहीं मानते। इसीलिए कहा जो है जायसी ने स्तुति खंड में पद्मावत में कि अलख अरूप अवरणसो करता, अलख न दिखाई देने वाला, अरूप जिसका कोई रूप ना हो, अवरण जिसका कोई वर्ण ना हो, लेकिन सब कुछ करता है वो, कि अलख अरूप अवरणसो करता, वह सब सो वो ही सो बरता, प्रकट गुपट सर्वव्यापी, धर्मी चिन्ह चिन्ह नहीं पाती। जो धर्म के मार्ग पर चलता है वो चिन्ह जाएगा, और जो धर्म के मार्ग पर नहीं चलता वो नहीं चिन्हेगा। तो ये ऐसे कवियों को उन्होंने इस धारा में रखा। और दूसरी जो धारा बनाई किसकी, जो दूसरी उपधारा थी सगुण भक्ति धारा, उसके भी दो जो है विभाग किए। एक विभाग जो है कृष्ण भक्ति धारा, और दूसरा जो है राम भक्ति धारा। कृष्णाश्रयी शाखा या राम आश्रयी शाखा के नाम से उन्होंने बांटा, और इस तरह से भक्ति काल का अध्ययन किया। आप एक चित्र बना सकते हैं, अपनी अपनी कॉपी पे बनाइए, आप चाहिए तो वहां भक्ति काल लिखिए और भक्ति काल के दो भाग करिए एरो देख करके। एक तरफ आप निर्गुण धारा या निर्गुण शाखा लिखिए या निर्गुण भक्ति धारा लिखिए, और दूसरी तरफ आप सगुण लिखिए, और फिर निर्गुण से जो है दो तीर निकालिए, और एक में लिखिए ज्ञान मार्गी और दूसरे में लिखिए प्रेम मार्गी। उसी तरह से सगुण में भी निकालिए, एक में लिखिए कृष्ण आश्रयी और दूसरे में लिखिए जो है राम आश्रयी, या कृष्ण धारा या राम धारा, या जो है कृष्ण भक्ति धारा या राम भक्ति धारा, ऐसे करके लिखिए। ये पूरा का पूरा जो है एक कॉन्सेप्ट जो है डेवलप करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल के बारे में। फिर वो रीतिकाल जिसे अलंकृत काल कहा गया था मिश्र बंधु के द्वारा, उसे वो रीतिकाल कहते हैं। क्यों रीतिकाल कहते हैं ये भी समझने की कोशिश करिए। आगे चल करके जो है फिर वो आधुनिक काल कहते हैं, और आधुनिक काल को ब्रैकेट में वो गद्य काल कहते हैं, यानी कि जो वहां से गद्य की शुरुआत होती है। प्रोज हम लगभग 19वीं शताब्दी में आकर के हासिल कर पाते हैं। उससे पहले प्रोज का कोई उस तरह से चलन नहीं रहता है, बहुत ही प्रचलित माध्यम नहीं रहती है। दरअसल हमारे सारे के सारे डायलॉग और सारे के सारे डायलैक्ट या कन्वर्सेशन या हमारी बातचीत या हमारा जो पूरा का पूरा जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप होता है किसमें, कविताओं में ही। उससे पहले गद्य में तो हम बहुत बाद में आते हैं, 19वीं शताब्दी में आते हैं, और विशेष करके जो है रिविलियन के बाद जो सिपाही विद्रोह है उसके बाद उसको गति मिलती है। और आगे चल करके जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जब आंदोलन करते हैं कि गद्य और पद्य की भाषा एक होनी चाहिए, तब एक और जो है व्यापकता मिलती है गद्य को, या उसका प्रसार होता है। ठीक है, तो ये काम वो कर रहे होते हैं। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास महत्वपूर्ण माना गया। आप उसको पढ़ते हुए भी ये महसूस करेंगे। मैंने कल आपसे कहा था कि आप ई पुस्तकालय से कुछ किताबें डाउनलोड कर लीजिएगा। कल मैंने कर भी लिया था, लेकिन मैंने आपको भेजा नहीं। क्या आप में से किसी ने किया? हाँ सर, किए हैं। हाँ, ई पुस्तकालय पर आपको मालूम होगा कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की किताब भी मिल गई होगी, जो गार्सद तासी का अनुवाद है। और ई पुस्तकालय पर जॉर्ज ग्रियर्सन की किताब जो है, जो किशोरी लाल गुप्त ने जो अनुवाद किया है, वो उसका भी हिंदी किताब मौजूद है ऑनलाइन। आप शिव सिंह सेंगर की किताब भी वहाँ देख सकते हैं। मिश्र बंधु की भी किताब का एक आध अंश आपको मिल जाएगा। तो क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब आपके पास है ही है, या नहीं भी होगी तो मैंने भेजी दी थी गूगल क्लासरूम पर। तो क्या होगा कि आप मेरी बातों पर या किसी भी इतिहासकार की बातों पर मत जाइए, XYZ किस किस ने क्या क्या लिखा है इन बातों पर मत जाइए। आप खुद जो है
उन किताबों के कुछ पन्ने पलटिए, 2-4-10 कवियों के बारे में देखिए, 10-20 पन्ना पलट करके देखिए कि अच्छा गिरियर्सन कैसे लिख रहा था, देखिए कि गारसा दत्तासी कैसे लिख रहा था, ये देखने की कोशिश करिए कि शिव सिंह सेंगर कैसे लिख रहे थे, मिश्र बंधु तीनों भाई कर क्या रहे थे, किस तरह से लिख रहे थे, और फिर ये देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कर रहे थे। कम से कम आदिकाल का ही देखिए, अभी हम आदिकाल पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने से पहले के जो है साहित्य इतिहासकारों की आलोचना क्यों की और क्यों उनके संग्रह को कवि वृत्त संग्रह बताया और अपने जो है इतिहास पुस्तक को अनिवार्य या जरूरी बताया। और उन्होंने बताया या न बताया हो, आज भी हम बता रहे हैं कि ये जरूरी है। अव्वल बात तो ये है कि ये वैज्ञानिक दृष्टि से लिखी गई है। क्यों वैज्ञानिक दृष्टि से? क्योंकि ये रचना केंद्रित साहित्य इतिहास है, रचनाकार केंद्रित साहित्य इतिहास की पुस्तक नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब रचना केंद्रित होगी तो क्या फर्क पड़ेगा और रचनाकार केंद्रित होगी तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई एक बता दे स्क्रीन नंबर 1 पे। जैसे रचना की दृष्टि से होगा तो वैज्ञानिक दृष्टि से होगा, तर्क वितर्क से होगा, और जो रचनाकार से दृष्टि होगा उसके जो रचनाकार है उसके बारे में सिर्फ लिखा जाएगा, बस परिचयात्मक होगा। नहीं आएगी दुर्गेश, बस आप शांत रहिए। मैंने ये पूछा था कि रचना केंद्रित इतिहास होगी तो क्या होगा और रचनाकार केंद्रित इतिहास लिखा जाएगा तो क्या होगा। जवाब इसका जो देना था वो दे दिया गया, आप में से कोई नहीं बोलेगा। उन्होंने कहा कि अगर रचना केंद्रित होगी तो ज्यादा वैज्ञानिक होगी, रचनाकार केंद्रित होगी तो वैज्ञानिकता ये सब ये जो भी हो खतरे में पड़ सकती है। कुल मिलाकर के ये है कि रचनाकार केंद्रित होगी तो रचनाकार का क्या होगा, जाति महत्वपूर्ण हो सकती है, उसका आपके साथ संबंध कैसा है ये महत्वपूर्ण हो सकता है, उसका प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है, यानी कि भाववादी हो जाएगा। जिस तरह से कहते हैं ना कि आप जैसा चाहेंगे, भाई हमारे आपसे अच्छे संबंध है तो आपके बारे में अच्छा लिखेंगे, आपको हम ज्यादा जानते हैं, आप हमारे आस पड़ोस के हैं तो आपके बारे में अच्छा लिखेंगे, जिनको नहीं जानते हैं उनको नहीं लिखेंगे, जो दूसरे मजहब के हैं उनको नहीं लिखेंगे। जैसा कि उर्दू में बाद में काम करने वाले लोगों ने भी किया और हिंदी के लोगों ने भी किया। जब आप उर्दू हिंदी के बंटवारे का इतिहास पढ़ेंगे तो जब हिंदी में लोग लिख रहे थे तो उन लोगों ने उर्दू के लेखकों को बहुत शामिल नहीं किया। आगे चल करके जो है आज़ाद हुसैन से लेकर के हाली तक ने जब काम किया, इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने जो है जब उर्दू का इतिहास लिखना शुरू किया या उनके कवियों को शामिल किया तो वैसे कवियों को हटा दिया जो हिंदू धर्म के थे, जबकि वो उर्दू के बड़े बड़े कवि थे, लेकिन उसमें से दर्जनों कवियों को शामिल नहीं किया, केवल एक दया नारायण को शामिल किया, बाकी किसी को नहीं किया। तो ये हो जाएगा, ये फर्क पड़ेगा कि जब आप मजहब को देख करके आप लिखने लगेंगे, जब आप क्षेत्र को देख करके लिखने लगेंगे, जब आप जाति को देख करके लिखने लगेंगे, जब आप जेंडर को देख करके लिखने लगेंगे, है ना, जब हम संबंध को देख करके लिखने लगेंगे कि हम लक्ष्मण सर को जानते हैं तो लक्ष्मण सर कुछ पढ़ा देंगे तो बोलेंगे हाँ क्या पढ़ाते हैं सर, और किसी को नहीं जानते हैं वो बेचारा बहुत अच्छा पढ़ा के चला जाएगा तो भी कहेंगे हाँ पढ़ाते हैं। ऐसा ही होगा, प्रभाव का यही असर होता है, क्योंकि प्रभाव जो है ना वो ब्लाइंडनेस पैदा करता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही कहा श्रेया ने, तो ये करता है। लेकिन जब आप रचना को देखकर कहेंगे कि भाई हम आदमी को नहीं जानते, और जानते भी है तो आदमी को क्या करेंगे, साइड कर देंगे, चलो हटो तुम किनारे जाओ, और उसकी रचना को केंद्र में रखेंगे कि उसने लिखा है वो कैसा है, उसकी कविताएं कैसी हैं, कविताओं में क्या है, उसका कंटेंट किस तरह का है, उसका विश्लेषण किस तरह से करते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं कि रचना केंद्रित इतिहास। यानी कि वहां क्या था, वहां कवियों के जीवन के बारे में बताया गया था, एक आध दो उनकी रचनाओं के उदाहरण दे दिए थे। यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों के जीवन के बारे में तो बताया ही, और बताने के साथ ही साथ जो है ये भी किया उन्होंने कि उन्होंने क्या किया कि रचनाओं का विश्लेषण किया और ये बताया कि भाई बिहारी की कविता में क्या बड़ी बात है, ये बताया कि घनानंद की कविता में क्या बड़ी बात है, ये बताया कि तुलसी की कविता में क्या बात है, और ये बताया कि सूर की कविता में क्या बात है। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने जो है अपने साहित्य इतिहास की किताब में बताई। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है महत्व जो है आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ज्यादा जो है मकबूल, ज्यादा जो है प्रसिद्ध हो जाता है। अब आइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के बाद भी क्या इतिहास की किताबें लिखी गई? बिल्कुल लिखी गई। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपने नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम? यस सर। जी सर। तो आप सर। हाँ हाँ,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या मुकम्मल इतिहास की पुस्तक लिखी? जी सर। नहीं, उन्होंने मुकम्मल इतिहास की कोई पुस्तक नहीं लिखी। उन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल अलग से जो व्याख्यान दिया था पटना में राष्ट्रभाषा परिषद में, वो जो है उनका संकलन है। एक हिंदी साहित्य उद्भव और विकास लिखा जो 1952 में प्रकाशित हुआ। एक हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से उन्होंने 1940 में और 52 में ही हिंदी साहित्य के आदिकाल का व्याख्यान का संकलन आया था। याद रखिएगा कि 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास आया और 1940 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका इस नाम से एक किताब आई। ये शुरू से आखिर तक इतिहास की किताब मुकम्मल ढंग से नहीं थी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास उसके 12 बरस बाद 1952 में आई और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 1952 में आया। 3 किताबें आई और इन 3 किताबों के आधार पर हम क्या करते हैं कि हम आचार्य जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं का एक तरह से रचनाओं के आधार पर इतिहास को देखने और समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इन जो है किताबों में इतिहास की कुछ बड़ी बहसों को जन्म दिया या कम से कम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के साथ टकराने की कोशिश की। उनकी इसी टकराहट की वजह से और उनकी जैसे उन्होंने आदिकाल की थ्योरी दी तो उस थ्योरी ने जो है आदिकाल को देखने का पूरा नजरिया अलग कर दिया। खासतौर से वीरगाथा काल के पूरे कॉन्सेप्ट को ही ध्वस्त कर दिया, इसलिए वो महत्वपूर्ण हो गए। भक्ति काल पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो का पूरा डिबेट था, उस डिबेट को भी एक तरह से उन्होंने प्रश्नांकित कर दिया, ये कहते हुए कि भाई आप कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि भाई भक्ति काल हताश हिंदू जाति की जो है उसकी मन स्थिति से उत्पन्न हुआ था। जो आक्रमण हो रहा था उस आक्रमण से हिंदू जाति बहुत हताश हो गई थी। जगह जगह उनके मंदिर गिराए जा रहे थे, उनके देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, उन पर अत्याचार हो रहे थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं जोर दे के कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम भारत में न भी आया होता तो 12 आना हमारा जो है साहित्य वैसा ही होता जैसा कि वो इस्लाम के आने के बाद है। अब इस बात को लेकर के जोरदार बहस होती है और ये मजेदार है। आप अगर पढ़िएगा तो भक्ति काल पर इस पर शानदार बहस हम लोग करेंगे। अभी से मैं सचेत कर दे रहा हूँ। तो इस तरह की कुछ चीजें उन्होंने रखी और उसके बाद जो है उसके बीच में ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम इसलिए ले ले क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ वो टकराते हैं। जबकि उसके बीच में यानी कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लगभग 2 बरस पहले ही राम कुमार वर्मा की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आप जानते ही हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का संबंध कहाँ से है? कहाँ से है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। हाँ, इलाहाबाद में। इन्हीं इमारतों से है, इन्हीं इमारतों से है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से है। तो इसी हिंदी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1938 में एक इतिहास की पुस्तक लिखी और उसका नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। क्या नाम था? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और इस इतिहास को उन्होंने 693 ईस्वी से लेकर के 1693 ईस्वी की तक ये इसको लेकर के गए। 693 से कहां तक? 1693, यानी कि विक्रम संवत 1750 तक की अवधि तक लेकर के गए। यानी कि संधि काल से भक्ति काल तक की अवधि को ही उन्होंने लिया। उसके बाद उन्होंने बातचीत नहीं की। जब राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास में जो उन्होंने लिखा उसमें भी उन्होंने 5 कालों में इसको बांटा। और वे 5 काल कौन कौन से देखिएगा। उन्होंने पहले काल को संधि काल कहा 1938 में, 1938 में उन्होंने लिखा और पहले काल को उन्होंने संधि काल कहा। इसका समय विक्रम संवत 750 से 1000 विक्रम संवत तक माना। दूसरे काल को उन्होंने चारण काल कहा। तीसरे काल को उन्होंने भक्ति काल कहा। चौथे काल को उन्होंने रीति काल कहा और 5वें काल को उन्होंने आधुनिक काल कहा, जो विक्रम संवत 1900 से अब तक माना गया। मैंने बाद के भी हिस्सों को लिया और मतलब उसको एडिट किया या लिखा जो भी। तो ये रामकुमार वर्मा का था। रामकुमार वर्मा का इतिहास जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये 1938 में प्रकाशित होता है। और 1938 में प्रकाशित इस साहित्य इतिहास में राम कुमार वर्मा ने जो है हिंदी साहित्य इतिहास को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 993 ईस्वी से लिया था, यानी कि विक्रम संवत 1050 से, लेकिन राम कुमार वर्मा उसको और पीछे ले गए।
और वो 993 के बजाय जो है जाकर के कहां से शुरू हुआ, वो 600 लगभग 93 से, यानी कि 300 साल उसको पीछे लेकर के गए। कौन? राम कुमार वर्मा। और उन्होंने और जहां से आचार्य एक तरह से रामचंद्र शुक्ल ने शुरू किया था विक्रम संवत 1050 से, वो 1000 तक लाते लाते उसको उन्होंने अलग से संधि काल कहा, और उसके बाद के काल को जो है 1000 विक्रम संवत से, यानी कि आप कह सकते हैं कि 943 से उन्होंने जो शुरू किया उसको चारण काल कहा, और भक्ति काल को वो भी उसी समय पर ले जाकर के रखते हैं। भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना? भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना? 1375 से 1700। बहुत बढ़िया। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि राम कुमार वर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस काल विभाजन पर कोई छेड़छाड़ नहीं किया। उन्होंने भी भक्ति काल का समय विक्रम संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत ही स्वीकार किया, और रीति काल का भी समय उन्होंने वही स्वीकार किया जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया था, विक्रम संवत 1700 से 1900, और आधुनिक काल का समय उन्होंने विक्रम संवत 1900 यानी कि 1843 से लेकर के और अब तक स्वीकार किया। तो देख सकते हैं कि राम कुमार वर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 9 बरस बाद जो साहित्य इतिहास की किताब लिखी, उस साहित्य इतिहास की किताब में जो उन्होंने जोड़ा या जो इस विचार को उन्होंने जन्म दिया या जहां उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की, आप कुछ भी कह सकते हैं, स्वतंत्र है, तो वो था ये कि उन्होंने रीति काल में व्यापक बदलाव किया, और वो बदलाव ये था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 300 बरस वो खींच करके जो है आदिकाल की सीमा को ले गए, और संधि काल और चारण काल के बाद वे भक्ति काल पर आए। उन्होंने वीरगाथा काल नहीं कहा या वीरगाथा काल के नाम को स्वीकार नहीं किया। ठीक है। राम कुमार वर्मा के बाद जो है जो साहित्य इतिहास की किताब आती है, वो साहित्य इतिहास की बहुत सारी किताबें हैं जो प्रकाशित होती है। अब इन इतिहास की किताबों के बारे में आते हैं, उसके बाद हम नामकरण पर चलेंगे। जैसे मैं आपको कुछ इतिहास की किताबें बता दूं, मैं कहता हूं कि आप चाहे तो लिख ले, ना भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, बाद में मैं एक फोटो आपको भेज दूंगा, या आप सभी को मैं बता देता हूं कि एक किताब का आप नाम लिख लीजिए, उसको खरीद लीजिएगा, आपको इस तरह का इंफॉर्मेशन लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है। किताब का नाम बोलूं? यस सर। जी सर। यस सर। आप में से कुछ लोगों के पास होगी भी और कुछ को उनके सीनियर्स ने सजेस्ट किया होगा। किताब का नाम है जो हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। हिंदी साहित्य एक वस्तुनिष्ठ इतिहास लिख लीजिए, या हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। राइटर का नाम है गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे। गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे। और प्रकाशन जो है इसका अभिव्यक्ति प्रकाशन से हुआ है, यही इलाहाबाद से। ये किताब जो है हिंदी साहित्य इतिहास को एक तरह से ऑब्जेक्टिव लाइन टू लाइन बना करके लिखी गई है, तो इसमें ढेर सारे इंफॉर्मेशन है। इन फ्यूचर जब आप इंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा, या आपके जितने भी सीनियर होंगे, मुझे लगता है सबके पास ये किताब होगी ही होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग इससे तैयारी करते हैं ऑब्जेक्टिव चीजों की। तो इंफॉर्मेशन के लिए आप ये किताब खरीद सकते हैं। हाँ, और महत्वपूर्ण किताब है, जरूरी किताब है। और मजेदार बात यह है कि गोविंद मेरे मित्र भी हैं, हम दोनों ने एक ही साथ एमए किया था और दोनों एक ही जो है हॉस्टल में एक ही रूम में रहा करते थे, तो मुझे इस किताब की विश्वसनीयता का भी अंदाजा है, इसलिए मैंने आपसे कहा कभी आप अगर मिलना चाहेंगे तो मैं उनसे मिलवा भी दूंगा आप लोगों को। तो ये किताब आप खरीद लीजिएगा। तो ये जो जगह जगह नोट करना पड़ रहा है, ये आपको नोट नहीं करना पड़ेगा। तो ये है कि आप देखेंगे कि जो शुरू हुआ वो इतिहास लेखन गारसा दत्त तासी से, और उसके बाद महेश दत्त शुक्ल से, उसके बाद शिव सिंह सेंगर और जो है ग्रियर्सन, फिर मिश्र बंधु, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कुमार वर्मा, यहाँ तक आया। लेकिन क्या यहाँ तक आने के बाद रुक गया? नहीं, रुका नहीं।
इसके बाद भी कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई। 4-5 ही किताबों के नाम बताऊंगा, अधिक के नाम नहीं बताऊंगा। जैसे बाकी नाम आप याद करिए, वो आपका काम है। जैसे इसके बाद नागरी प्रचारणी सभा ने इतिहास लेखन का काम कराया। उन्होंने जिस इतिहास की किताब लिखवाई वो है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। क्या है? हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का हिंदी बृहद साहित्य का इतिहास। वृहद इतिहास। और ये 16 भागों में है। कितने भागों में? 16 भागों में। 16 खंड है इसके। मजेदार है ना ये? यस सर। इसके हर खंड के संपादक अलग अलग हैं। कई बार आप देखेंगे कि इसके संपादक अलग अलग हैं। क्या है और 16 खंड में? नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित है। नागरी प्रचारणी सभा ने इसको तैयार कराया था। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 16 भागों में। मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा सामग्री चाहिए, आप हिंदी साहित्य पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और कुछ और चीजों को खोजना चाहते हैं, तो आप इस किताब को जाकर के देख सकते हैं, इसके 16 खंड को। उसके बाद जो किताबें महत्वपूर्ण थी साहित्य इतिहास की दृष्टि से, उन सर किस सन में लिखी गई है, किस सन में प्रकाशित हुई? इसका सन तो अभी मुझे याद नहीं है, देख लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सन वही 50-50 के आसपास की ही कोई होगी। नहीं, वो 73 भी नहीं कह सकते, क्योंकि अलग अलग संस्करण, सन इसलिए भी देना संभव नहीं, अलग अलग संस्करण अलग अलग समय पर तैयार हुए। ठीक है, किसी को किसी ने, किसी को किसी ने, किसी ने मिल करके जो है तैयार किया है। एक एक हिस्से को कई कई लेखकों ने लिखा है। ठीक है, तो इस पर आप देखिएगा, या मैं जब ये भेजूंगा अगर होगी तो आप वहां से देख लीजिएगा सन ईस्वी की। इसके बाद जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, किताबें तो बहुत लिखी गई, लेकिन महत्वपूर्ण किताबें कौन कौन सी रही जो साहित्य इतिहास में जिनका जो है मूल्य ज्यादा रहा? एक तो राहुल सांकृत्यायन की किताब है हिंदी काव्य धारा। ये उस तरह से साहित्य इतिहास की किताब तो नहीं है, फिर भी आप इसको साहित्य इतिहास की सामग्री के रूप में देख सकते हैं। 1944 में प्रकाशित हुई थी राहुल सांकृत्यायन की किताब हिंदी काव्य धारा। हम राहुल सांकृत्यायन की चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं कि आदिकाल के नामकरण, एक नामकरण जो सुझाया गया है वो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा भी सुझाया गया है, जिस पर हम आएंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 1973 की जो चर्चा कर रहे थे अभी कोई सज्जन, 1973 में हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित नगेंद्र उसके संपादक हैं, और उस इतिहास किताब का प्रकाशन 1973 में होता है। तो जो मैं हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कह रहा था वो नगेंद्र का इतिहास नहीं है। नगेंद्र का तो नगेंद्र की एक ही किताब है और वो संपादित है, उसको नगेंद्र ने नहीं लिखा है, नगेंद्र ने उसका कुछ अंश लिखा है। बाहर कर दूं प्रीति? जल्दी स्क्रीन ऑफ करो, या तो नहीं बाहर करूं क्लास से। प्रीति आप स्क्रीन शेयर बंद करिए या मैं बाहर करूं? प्रीति सा रिमूव। चलिए, प्रीति तो बाहर गई। तो मैं ये कह रहा था, हाँ क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो हम अभी बात कर रहे थे हिंदी साहित्य के का वृहद इतिहास, अरे हम आ रहे हैं ना, क्यों समझते ही नहीं है सब। मैं ये कह रहा था कि मैं ये जो कह रहा था कि हाँ, राहुल सांकृत्यायन की किताब अगर आप 3 बार 4 बार बोला, हिंदी काव्य धारा 1944 1944 हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन। ठीक, तो मैं ये कह रहा था कि जो मैं कह रहा था कि नागरी प्रचारणी सभा ने जो इतिहास की किताब तैयार कराई उसका नाम था हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास।
और ये किताब जो है 16 खंडों में लिखी गई, तैयार की गई। और नगेंद्र की जो किताब थी वो ये वाली थी, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये इसमें एक भाग में ही थी, इसका कोई दूसरा भाग नहीं था। इसका कुछ अंश नगेंद्र ने लिखा और ज्यादातर अंश अलग अलग लोगों ने लिखा। लगभग इसको 25-30 लोगों ने मिलकर के लिखा। ये किताब 1973 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1973 में। ये याद रखिए, संपादित किताब और मूल किताब का अंतर क्या होता है। मूल किताब का जो लेखक होता है वो एक ही होता है, ठीक है, या हद से हद 2 लोग मिलकर के लिखते हैं, या श्याम बिहारी की तरफ 3 लोग, लेकिन वो उसके लेखन में शामिल होते हैं। और संपादित किताब में क्या होता है, कोई एक संपादक होता है जो अलग अलग लोगों से लिखवाता है और लिखवा करके सबको एक जगह कंपाइल करके और उसका एक उसकी प्रीफेस लिखता है, उसका मुकदमा लिखता है, उसकी भूमिका लिखता है और उसको प्रकाशित करा देता है। उसको हम संपादक कहते हैं। तो इसीलिए जो हिंदी साहित्य का इतिहास है डॉक्टर नगेंद्र का, वो मूल इतिहास की किताब नहीं है। वो क्या है? वो संपादित इतिहास की किताब है, जिसके एक नहीं एक से भी अधिक लेखक हैं, जिसके एक नहीं एक से भी अधिक लेखक है। क्योंकि जब आप पहला पन्ना पलटिएगा तो दिखाई देगा लेखक मंडल। अगर ये किताब किसी के पास होगी तो खोल करके देखे, दिखाई देगा लेखक मंडल। तो आप देखिएगा कि उसमें लेखकों के पूरे नाम दिए गए हैं कि कौन से हिस्से को किसने लिखा। तो जब कभी भी आप उस हिस्से को कोट करिएगा तो ये मत कह दीजिएगा कि नगेंद्र ने कहा। आप ये देखिएगा कि इस हिस्से को किसने लिखा है। जिसने लिखा है ओपिनियन उसी का है ना, नगेंद्र का नहीं है। अगर मान लीजिए कि इस इतिहास की किताब में आदिकाल आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस इतिहास की किताब में अगर आप आदिकाल पढ़ रहे हैं तो आदिकाल किसने लिखा है? आदिकाल लिखा है डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश ने। तो आदिकाल की जितनी बातें होंगी वो उस पर अगर आप कोई डिबेट करना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि नगेंद्र की किताब में क्या है, राम गोपाल शर्मा दिनेश ने आदिकाल के संदर्भ के बारे में ये कहा है। ये मत कह दीजिएगा कि नगेंद्र ने कहा है और खोजने लगिएगा दिया बाती लेके कि नगेंद्र साहब को पकड़े। नहीं, ऐसा नहीं, ये भी समझते चलिए। तो नगेंद्र की किताब 1973 में प्रकाशित होती है। उसके जो है पहले एक और किताब प्रकाशित हुई रहती है जो हालांकि कम लोकप्रिय हो पाती है, पर वह भी महत्वपूर्ण किताब है, और वो है गणपति चंद्र गुप्त की किताब। गणपति चंद्र गुप्त की किताब जिसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये 2 भागों में ये किताब प्रकाशित है, 2 हिस्सों में है। एक हिस्से में तो आदिकाल से लेकर के लगभग रीतिकाल तक, और दूसरे हिस्से में आधुनिक काल पर विचार करती है। ये किताब 1965 में प्रकाशित होती है, 1965 में। और इस किताब में भी गणपति चंद्र गुप्त ने जो है काल विभाजन जो है किया है। काल विभाजन तो इन्होंने भी किया है, काल विभाजन नगेंद्र के यहाँ भी है, ये मिलेगा आपको। तो गणपति चंद्र गुप्त, और गणपति चंद्र गुप्त के बाद जैसे कि ये है हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित वाला। और उसके बाद 1986 में एक किताब आती है जो मैंने आपको सजेस्ट की थी, और वो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। क्या है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। और ये किताब है रामस्वरूप चतुर्वेदी की। किसकी किताब है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। हाँ, ये बस मैं इतने ही किताबों के बारे में अभी आपसे बात करूंगा। मतलब इतिहास के मूल उसमें कि अगर आपको देखना ही हो या आपको जरूरी ढंग से बात करनी हो तो आप गार्सरत तासी से शुरू करिए, शुक्ल तक आइए, और शुक्ल के बाद भी अगर आपको बात करनी हो तो राम कुमार वर्मा के इतिहास पर बातचीत करिए। आप नागरी पंचाणी के द्वारा जो बृहद इतिहास है उसको भी देख सकते हैं, हालांकि वो कई लोगों का लेखन है, पर व्यक्तिगत अगर इतिहास की बात करना चाहते हैं आप तो राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और राम कुमार वर्मा के बाद जो है हिंदी साहित्य का जो है एक तरह से जो है वैज्ञानिक इतिहास, जो व्यक्तिगत इतिहास है, वो आपको दिखाई देगा 1965 में। और उसके बाद लगभग 21 बरस बाद 1986 में इसी हिंदी विभाग के प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब आती है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो कि इतिहास की मुकम्मल किताबें हैं। इसके अलावा अगर आपको संपादित किताब देखनी हो तो नागरिक प्रचारणी सभा का
हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 खंडों में और है हिंदी साहित्य ने अलग अलग हिस्सों पर इतिहास की किताबें लिखी हैं, अलग अलग काल पर लिखी है, भाषा पर लिखी है, कविता पर लिखी है, उसके उद्भव पर लिखी है। आप इनको अलग से देख लीजिएगा या इनके नाम आप याद करिएगा। इस पर फिलहाल मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। हाँ, अब यहाँ आते हैं, लेकिन रुक जाइए। राम कुमार वर्मा ने क्या किया था? राम कुमार वर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल से क्या असहमति दर्ज कराई थी? जी सर। आदिकाल नहीं सर। को लेकर के, आदिकाल को लेकर के, आदिकाल के जो है नामकरण को वो पीछे ले गए थे, काल विभाजन को, और उन्होंने उसको जो है, जिसे आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था, उसको और पीछे ले जाकर के संधि काल और चारण काल उन्होंने नाम दिया। क्या नाम दिया? संधि काल और चारण चारण। हाँ, तो उसके बाद जब गणपति चंद्र गुप्त आए और उन्होंने जब हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, देखिए नाम ही कितना शानदार दिया, वैज्ञानिक। भाई हर आदमी ये नहीं ना लिख सकता कि हिंदी साहित्य का इतिहास, अगर लिखेगा तो फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब में और बाकी किताब में अंतर क्या रह जाएगा। और आप जानते हैं कि टाइटल का भी कॉपीराइट होता है कि नहीं होता है? यस सर। होता है, तो आप कैसे ले लेंगे? तो बदलना था, थोड़ा सा बदला उन्होंने उसमें वैज्ञानिक शब्द लगाया। और गणपति चंद्र गुप्त जो है का जो काल विभाजन था वह भी 4 ही था। पहले काल को उन्होंने आदिकाल कहा, दूसरे काल को पूर्व मध्य काल कहा, तीसरे काल को उत्तर मध्य काल कहा, चौथे काल को आधुनिक काल कहा। लेकिन दिलचस्प ये है कि वो बहुत पीछे नहीं ले गए और नहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पास आए, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से भी आगे से शुरू करते हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को 1184 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी के बीच रखा। आचार्य शुक्ल ने 993 ईस्वी से दिखाया था, गणपति चंद्र गुप्त ने उसको 1184 से दिखाया, यानी कि उसके भी 200 साल बाद ले आए, लगभग 200 साल बाद, और वहां से उन्होंने दिखाना शुरू किया। मध्यकाल को वो 1350 से शुरू करते हैं, लेकिन विक्रम संवत में नहीं, सन में। और उत्तर मध्यकाल को 1857 तक ही ले जाते हैं, आधुनिक काल को वो 1857 के बाद लाते हैं। तो ये है नगेंद्र की जो किताब आई, यानी कि ये किताब जो संपादित किताब थी, ये वाली ये जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, जो मयूर पेपर बैक से प्रकाशित है, इस किताब में भी नगेंद्र ने क्या किया, नामकरण और काल विभाजन किया। इन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल ही रखा, उसमें कोई बहुत हेर फेर नहीं किया, बहुत बदलाव नहीं किया। यानी कि आदिकाल जो पहला बंटवारा था शुक्ल जी का वही रखा, भक्तिकाल वही रखा, रीतिकाल वही रखा, आधुनिक काल वही रखा। हाँ, समय को लेकर के बदल दिया। नगेंद्र ने आदिकाल को 7वीं सदी के मध्य से शुरू किया। 7वीं सदी का मध्य क्या होगा, या 7वीं सदी का मध्य क्या होगा, कोई बताए? 650। बहुत बढ़िया, आप लोग सच में आप लोग बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। ये बहुत डिफिकल्ट होता है और आप लोग एक ही 2 बार में समझ गए हैं, तो मैं मानता हूं कि आप लोग काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो 7वीं जो शताब्दी है उसका मध्य होगा 650 से। तो 650 के आसपास से लेकर इसको वो 14वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी कि 1350 से 49 के आसपास तक लेकर के आते हैं। किसको? आदिकाल। आदिकाल। आदिकाल को नहीं, आदिकाल को सर, आदिकाल को, आदि नहीं, आदिकाल, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा काल ये भक्ति काल रखते हैं। भक्ति काल को वो 14वीं शताब्दी मध्य से लेकर के 17वीं शताब्दी मध्य, यानी कि लगभग 1350 से वो 1650 तक ले जाते हैं। रीति काल को भी वो 1650 से लेकर के 1850 तक ले जाते हैं। और आधुनिक काल को 19वीं जो है शताब्दी के मध्य, यानी कि 1850 से अपने कंटेम्प्रेरी एज तक या आज तक रखते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उसका भी भाग बांटते हैं। जैसे आधुनिक काल में
वो आधुनिक काल के पहले काल खंड को पुनर्जागरण काल कहते हैं, जिसको ब्रैकेट में भारतेंदु काल कहते हैं, और कहते हैं कि ये 1857 से 1900 तक चलता है। उसके बाद दूसरा काल है, उसे वो जागरण सुधार काल कहते हैं, जिसे हम द्विवेदी युग कहते हैं। तो आपसे सवाल हो सकता है कि भारतेंदु युग को और किस नाम से जानते हैं, तो आप कह सकते हैं कि पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग का नाम ये किसने दिया था, तो नगेंद्र ने दिया था। किस किताब में दिया था, तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो संपादित किया था उसमें दिया था, और उसका समय क्या माना था, 1857 से 1900। यानी कि एक लाइन से 4 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, जहन में ध्यान रखिएगा। दूसरा हो जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी काल कहते हैं, और ये 1900 से 1919 तक उन्होंने माना, लेकिन हम मानते हैं कि 1800 से छायावाद शुरू होता है, तो ये उसको 1900 से 1918 तक मानना चाहिए, पर किताब में उन्होंने 1900 नहीं, हाँ 18 तक ही माना है, 1918 तक ही माना है। तो जागरण सुधार काल मतलब द्विवेदी काल, और द्विवेदी काल मतलब जागरण सुधार काल। और तीसरा काल जो है छायावाद है, जिसे उन्होंने 1918 से 1938 तक माना है, जिसको ज्यादातर विद्वान 1936 तक मानते हैं। चौथा छायावाद उत्तर काल है, और छायावाद उत्तर काल में भी प्रगतिवाद, प्रयोगवाद है, नवलेखन काल है। तो ये उन्होंने किया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। क्या चीज? छायावाद को कितने भाग में बांटा, एक बार और बता दीजिए। हाँ, क्या चीज? छायावाद को एक बार और बता दीजिए। मैंने कहा कि जब नगेंद्र ने अपने जो है साहित्य इतिहास की किताब में क्या किया कि जो काल विभाजन किया, उस काल विभाजन में उन्होंने आधुनिक काल की कई कोटियां बनाई। उनमें से एक कोटि, जो पहली कोटि बनाई, वो पुनर्जागरण काल की बनाई, जिसे उन्होंने भारतेंदु युग भी कहा, और वो उसका 1857 से 1900 समय रखा। दूसरा जो काल बनाया वो जागरण सुधार काल, यानी कि द्विवेदी काल, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो काल रखा गया वो रखा, उसे 1900 से 1918 तक ले गए। और छायावाद को उन्होंने, जो तीसरा काल है हिंदी में आधुनिक काल का, उसे वो 1918 से 1938 तक ले जाते हैं। अमूमन छायावाद 36 तक ही मान्य है, पर वो 1938 तक उसको ले जाते हैं। और चौथा काल छायावादोत्तर काल रखते हैं, और उसके भेद करते हैं, उसके 2 भेद करते हैं, जिसमें एक में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद दोनों को शामिल करते हैं, और 38 से 53 तक ले जाते हैं। और उसके बाद जो दूसरा भेद है उसमें नवलेखन काल को शामिल करते हैं, और इसको 1953 से आगे तक ले जाते हैं, मतलब अपने लेखन के समय तक, 1953 से अपने कंटेम्प्रेरी टाइम तक इसको ले करके जाते हैं। ये काम वो करते हैं। ठीक, क्यों हाथ उठाए हैं आदर्श, क्या पूछना है? सर सर मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जाइए, अभी एक स्क्रीन से कोई बोल रहा है, और ये नर्सरी की तरह मत पढ़िए। 3 बार कहने के बाद भी अगर आप चौथी बार पूछ रहे हैं, ये तो इंफॉर्मेशन है ना, सूचना दे रहे हैं, विश्लेषण तो कर रहे नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप तीसरे के बाद भी चौथी बार पूछ रहे हैं कि द्विवेदी काल का क्या नाम है, द्विवेदी काल का क्या नाम है। ऐसे थोड़ी पढ़ा जाता है। बोलो आदर्श। या तो आप वो कर लीजिए ना, मैं कह तो रहा हूं कि भाई ये सारा का सारा फैक्ट है, ये मौजूद है। आप में से किसी के पास नगेंद्र की किताब है तो खोल करके देखिए। इतना फास्ट तो होना चाहिए ना आपको। आप एकदम जैसे कि क ख ग लिख रहे हैं क्या? सर मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं 3 से 4 बार खुद रिपीट कर रहा हूं, और फिर भी एक ही चीज पूछे जा रहे हैं। उसी समय से 5 मिनट से इसी बात पर अटका हूं कि नगेंद्र ने जो है पुनर्जागरण काल कहा, भारतेंदु को युग उसका दूसरा नाम दिया, जागरण सुधार काल कहा, उसका द्विवेदी नाम दिया, छायावाद कहा। ये नाम मैं बार बार बताया जा रहा हूं। नहीं आ रही है आपकी आवाज? तो ये अब आइए कि जो है आदिकाल के नामकरण पर विचार करते हैं। मैं इतनी ही किताबों का आपको हवाला देता हूं। आप देखना चाहे तो एक और किताब देख सकते हैं, और वो किताब है बच्चन सिंह की, हिंदी जो है एक तरह से उन्होंने भी अपनी किताब में दिखाया। उन्होंने कहा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास।
ये बच्चन सिंह ने अपने साहित्य इतिहास की किताब का नाम रखा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आप उसको भी देख सकते हैं, उसके काल विभाजन को भी देख सकते हैं, उसमें भी कोई खासा अंतर नहीं है, काल विभाजन वही है, बस उन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम नहीं दिया, अपभ्रंश काल दे दिया। और अब आइए कि आदिकाल का नामकरण किसने क्या क्या दिया। तो जो प्रमुख लोग थे जिनके नामकरण को लेकर के डिबेट हुआ या जिनके नामकरण को लेकर के विवाद हुआ, ये जिन पर बहसें छिड़ी, उसमें से सबसे पहले थे ग्रियर्सन। क्योंकि प्रारंभिक को लेकर के और आदि को लेकर के बहुत विवाद होना नहीं है, पर सबसे पहले ग्रियर्सन ने जो नामकरण किया, उन्होंने आदिकाल को क्या कहा था? चारण काल। क्या कहा था? चारण चारण काल। काल। चारण काल। और मिश्र बंधु ने काल को क्या कहा था? प्रारंभिक काल। उन्होंने प्रारंभिक काल कहा था। ठीक है। उसके बाद आप जानिए कि उसके बाद कौन आते? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था उसको? वीर गाथा आदिकाल। वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। और रामकुमार वर्मा ने क्या कहा था? संधि काल। संधि काल। चारण काल। चारण काल। संधि काल और चारण काल। संधि काल और चारण काल। रामकुमार वर्मा ने जो है उसमें जो है संधि काल एवं चारण काल, मतलब संधि काल भी कहा था, दो भागों में बांटा था, संधि काल पहले को और उसके बाद चारण काल, तब वो भक्ति काल। तो इसलिए दोनों कर लीजिए, संधि और चारण काल उन्होंने कहा था। ठीक है। और रामकुमार वर्मा के बाद आचार्य जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसको आदिकाल कहा था। आदिकाल। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने जो है हिंदी काव्य धारा का मूल्यांकन करते हुए उसको सिद्ध सामंत काल कहा था। ठीक है। और बाद में एक दो तीन नाम और आए जिसे आप ऑब्जेक्टिव किताबों में पढ़ेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे बीज वपन काल कहा। बीज वपन काल, बीज वपन काल, इसमें बीज जिस समय डाला जाता है, बीज वपन काल जो है। ठीक है। और सुमन राजे ने, जिन्होंने जो है हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास है, यानी कि स्त्री बेस्ड जो है, मतलब स्त्री के हवाले से जो इतिहास लिखा, उस इतिहास में उन्होंने उसको आधार काल कहा। ठीक है। इतने काल। अब सवाल ये है, विश्वनाथ प्रसाद ने भी सर वीर काल कहा। ठीक है, ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद ने कहा था वीर काल, आदिकाल को वीर काल कहा। किस किताब में? बताइए। विश्वनाथ प्रताप सिंह थे सर। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और विश्वनाथ पाठी ने भी कुछ कहा है? नहीं, उनको भी तो पढ़ रहे हैं आप लोग। विश्वनाथ त्रिपाठी ने भी कुछ कहा है, उनको भी पढ़ रहे हैं आप लोग। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की हर दो किताबें हैं, मतलब एक किताब है जिससे हिंदी साहित्य का अतीत कहते हैं। और हिंदी साहित्य का अतीत जो है वो दो भागों में बंटा हुआ है, पहले और दूसरे में। दरअसल उसकी चर्चा इसलिए नहीं की कि हालांकि रीतिकाल को लेकर के, क्योंकि दूसरा भाग पूरा का पूरा लगभग रीतिकाल पर ही फोकस है। वो मूलतः विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का वो काम है जो रीतिकाल पर बहुत विस्तार से जो है प्रकाश डालता है, लेकिन रीतिकाल के बाद आधुनिक काल पर लगभग वो चुप हो जाता है, या जो है आदिकाल और भक्ति काल की जो पृष्ठभूमि है उसको लेकर के दूसरी तरफ से जो है उसका विश्लेषण करता है। तो इसलिए उसकी चर्चा नहीं की। वो विद्यार्थियों को पढ़ने में थोड़ी उसकी मतलब थोड़ा ना कि दिक्कत हो सकती है। पर आप जानना चाहे तो जानिए कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की भी हिंदी साहित्य का अतीत के नाम से जो है किताब है, और उस किताब का जो दूसरा खंड है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी मदद हम लेते हैं जब आपको हिंदी साहित्य में रीतिकाल पढ़ाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि रीतिकाल का जो नामकरण है तो उसको लेकर के आगे जो डिबेट हुआ, उस नामकरण के डिबेट को एक तरह से शुरू करने में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बड़ी भूमिका है। जो उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल से असहमति जाहिर की, उससे पहले किसी ने वो असहमति जाहिर नहीं की थी। ठीक है। तो अब आइए कि आदिकाल के जो है इतने सारे नाम है और इतने लोग इसके प्रस्तुता है। दरअसल इन नामों के पीछे क्या है? जैसे कि
आप ये देखिए कि पहला जो नाम है गिरियर्सन का, गिरियर्सन ने ये नाम क्यों दिया? गिरियर्सन ने क्या कहा? चारण काल। क्यों कहा चारण काल? गिरियर्सन ने चारण काल क्यों कहा? क्योंकि सर ये काल उनके हिसाब से एक चरणबद्ध तरीके से था, मतलब एक चरण वाइज स्टेप वाइज था, इसीलिए उन्होंने चारण काल कहा। गिरियर्सन ने दरअसल चारणों की वजह से उस काल को चारण काल नाम तो दिया, लेकिन बाद में जो अध्ययन करने वाले लोग थे उन्होंने यह पाया कि जिस समय को, जिस अवधि को, जिस 643 ईस्वी के आसपास के समय को गिरियर्सन चारण काल कह रहे हैं, दरअसल उस समय चारणों की प्रवृत्ति ही नहीं मिलती, चारणों का उस तरह से विकास ही नहीं हुआ था। इसलिए जो है उनको हम सही नहीं मान सकते या उनके नामकरण को सही नहीं मान सकते, उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि वो साहित्य या उस तरह की प्रवृत्ति डेवलप ही नहीं हो पाई थी। उस काल के साहित्य में कुछ हद तक धार्मिक तत्व तो पाए जाते हैं, लेकिन चारणों से जुड़े स्तुति परक साहित्य का अभाव है। ऐसे साहित्य जिसमें चारण क्या करते थे, अक्सर स्तुति गायन करते थे, प्रशंसात्मक गायन करते थे, अपने आश्रय के बारे में जो है गाते थे या उनका बखान करते थे, उनका वर्णन करते थे। तो वो जो है प्रवृत्ति नहीं दिखती, कम से कम 7वीं शताब्दी में तो नहीं दिखती, लोगों का ये कहना है। इसलिए उनको जो है मानना सही नहीं होगा, उनके नामकरण को मानना सही नहीं होगा। इस संदर्भ में एक कोट भी है, जॉर्ज गिरियर्सन के नामकरण के पीछे एक व्यक्ति का हाथ है, और वो व्यक्ति थे कर्नल टॉड। कर्नल टॉड ने बहुत काम किया था, इतिहास की किताब जब उठाइएगा तो पढ़िएगा तो मालूम चलेगा, या सर्च कर लीजिएगा। कर्नल टॉड के ग्रंथ राजस्थान नाम का उनका एक ग्रंथ था, जो राजस्थान की बोलियों और भाषाओं और इन सब चीजों पर है, प्रकाश डालती है। वस्तुतः चारणों के साहित्य का स्वरूप 10वीं शताब्दी के बाद मिलता है, 10वीं शताब्दी के पहले नहीं मिलता। जब समाज में केंद्रीय शासन के ह्रास के बाद स्थानीय शासकों की भूमिका बदल गई या बलवती होती गई, तब जो है सामंतों के साथ ही साहित्य में चारणों का भी जन्म हुआ। या जब सामंत विकसित हुए तो सामंत के साथ ही चारण भी डेवलप हुए। अलग अलग सामंतों के यहाँ अलग अलग चारण उनका यश बखान करने के लिए, उनकी स्तुति गायन करने के लिए जो है रखे गए, उनकी नियुक्ति की गई। तो ये जो है इससे पहले ये नहीं मिलते थे। जबकि गिरियर्सन क्या करके ले गए, उसको 7वीं शताब्दी में ले गए। तो लोगों ने ये कहा, इस इतिहास पर की आलोचना करने वाले लोगों ने, कि भाई जब सामंत विकसित ही नहीं हुए थे, जब चारण आए ही नहीं थे, मान लीजिए कि अगर वो 1.5 या 2 सदी बाद आते हैं, तो हम 1.5-2 सदी बाद के की प्रवृत्ति को आरंभिक प्रवृत्ति मान सकते हैं क्या? मान सकते हैं? नहीं मान सकते। कहा कि हम नहीं मान सकते। तो इसीलिए जो है उन्होंने कहा कि काल विभाजन और नामकरण का ये जो तालमेल है गिरियर्सन का, ये तालमेल ठीक मालूम नहीं पड़ता, इसलिए इस तालमेल पर बहुत बल नहीं देना चाहिए, और ये जो उनका नामकरण था चारण काल, ये स्वीकार नहीं हुआ। उसके बाद दूसरे जो नामकरण करने वाले व्यक्ति थे वो थे मिश्र बंधु। आप जानते ही हैं कि मिश्र बंधु ने इसका नाम दिया प्रारंभिक काल, यही दिया ना? यस सर। जी सर। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल नाम दिया। अब मिश्र बंधु ने जो प्रारंभिक काल नाम दिया, तो लोगों ने ये कहा कि प्रारंभिक काल से क्या कुछ प्रवृत्ति का बोध पता चलता है? भाई आप तो नहीं सर, किसी भी चीज में जब आप शुरू करते हैं तो उसको आरंभ या प्रारंभ कहते हैं। तो आरंभ या प्रारंभ कह देने से कम चित्तवृत्ति वाला जो कॉन्सेप्ट है या जनमानस की जो केंद्रीय वृत्ति थी या उसकी जो प्रवृत्ति थी, इसका बोध नहीं होता, कोई उसका तर्क नहीं मालूम पड़ता, कोई तर्क दिखाई नहीं पड़ता। तो कहा कि नहीं, ये नाम भी जो है ठीक नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नाम दिया, पहले तो उन्होंने आदिकाल दिया, लेकिन ब्रैकेट में उन्होंने इसका नाम वीरगाथा काल किया। उन्होंने जब वीरगाथा काल नामकरण किया तो उन्होंने तर्क दिया, और तर्क ये दिया
कहा अपने इतिहास की किताब में खोल करके देख लीजिए कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा। जिसे लक्ष्य करके हमने इस काल को क्या कहा? वीर गाथा काल कहा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास के शुरुआती पन्नों में ही लिखा है, अपने शुरुआती पन्नों में ही लिखा है, और उससे देख लीजिए। और फिर वो उतने ही रुकते नहीं हैं, वो उसके आगे भी स्पष्ट करते हैं कि भाई हमने आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल करने के लिए कौन कौन सी किताबों का आधार लिया है। तो कहते हैं कि हमने 12 किताबों को आधार बनाया। विजयपाल रासो, खुम्माण रासो, विस्सल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, हम्मीर रासो, परमाल रासो, विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, अमीर खुसरो की मुकरियां। कहते हैं कि भाई ये 12 किताबें हैं, ये 12 ग्रंथ है जिनको वो आधार बनाते हैं कि हम इसके आधार पर आदिकाल का नामकरण करेंगे। लेकिन आप देखिएगा कि क्या होता है, इसमें समस्या ये आती है कि एक आध किताबों को छोड़ करके, एक दो किताबों को छोड़ करके, जैसे कीर्तिलता को छोड़ दीजिए तो बाकी किताबें जो है प्रमाणिक नहीं मिलती। पृथ्वीराज रासो मिलता भी है तो उसको भी लेकर के बहुत मतभेद हो जाता है, क्योंकि इतिहास के साथ उसकी घटनाएं मेल नहीं खाती है। चंद्रवरदाई की रचना। कीर्तिलता फैक्ट पर एक कीर्तिलता के अलावा बाकी आधार नहीं मिलते। खुसरो की पहेलियों से इतिहास की कोई उस तरह की जानकारी नहीं मिलती, या खुसरो की पहेलियों से गुजर करके वीरता का कोई बोध तो नहीं होता, इसलिए ये नाम खतरे में पड़ जाता है। खुद जो है आप देखिएगा कि जो रासो ग्रंथ हैं उसमें से परमाल रासो आप जानते हैं कि उसमें अल्लाह उदल का गायन तो है, पर क्या जो है विसल देव रासो में ऐसा है? नहीं है। क्या सभी रासों में इसी तरह से है? वीरता के ही की ही पुट है? नहीं है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह नामकरण भी ठहरता नहीं है। खास तौर से ठहरने का सेंस याद रखिएगा, आदिकाल को लेकर के नहीं। उन्होंने आदिकाल के बाद ब्रैकेट में जो उसका नाम वीर गाथा काल कर दिया, उसमें लोगों ने ये कहा कि केवल वीरता ही उस काल की प्रवृत्ति नहीं थी, वीरता के अलावा भी कई चीजें थी। भाई धार्मिक किस्म के भी साहित्य की रचना हो रही थी, श्रृंगारिक साहित्य की भी रचना हो रही थी। और ये जरूरी है कि आश्रयदाताओं का वर्णन जो है उनके कवि या उनके भाट या चारण जो है वीरता परक शैली में कर रहे थे। पर जब हम किसी काल को वीर गाथा काल कह देंगे तो ये केंद्रीय चित्तवृत्ति हो जाएगी ना। और अगर ये केंद्रीय चित्तवृत्ति हो जाएगी तो इसका मतलब है कि क्या बाकी चीजें नहीं मिलती हैं? नहीं, बाकी चीजें भी मिलती हैं। तो इसी चीज को आधार बना करके आप देखिएगा कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, जिसमें जो व्याख्यान है या हिंदी साहित्य उद्भव और विकास की जो किताब है या हिंदी साहित्य की भूमिका, उसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस पूरी स्थापना को कटघरे में खड़ा करते हैं और बताते हैं कि नहीं, इसे हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल न कह करके हिंदी साहित्य का आदिकाल कहना चाहिए, क्योंकि आदि मतलब आरंभ ही वो लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ से हमें कई सारी प्रवृत्तियां और कई सारी चीजों के कूट मिलने शुरू हो जाते हैं, खासतौर से हिंदी के उस सेंस में देखना चाहिए। इसके बाद रामकुमार वर्मा आते हैं। आपको मालूम ही है कि रामकुमार वर्मा ने एक हिस्से का नाम क्या रखा? एक का संधि कहा, दूसरे का चरण कहा। उनका नाम दो भागों में बटा। हाँ, उनका नाम दो भागों में बटा हुआ है। वो एक ही काल के लिए दो अलग अलग नाम देते हैं। दरअसल संधि का तात्पर्य किससे है?
जो प्राकृत भाषा है या जो अपभ्रंश भाषा है या जो हिंदी है, या तो वो जहाँ से अलग होती है हिंदी, या जो हिंदी के पुट जहाँ से मिलने शुरू पर दिखाई देते हैं उससे लेते हैं। तो वही कहा कि भाई यह चिंतन भाषा और संवेदना के दो स्तरों पर विभाजित है, क्योंकि संधि और चारण, ये संधि क्या है, भाषा का मामला है, चारण क्या है, संवेदना या चित्तवृत्ति का मामला है। तो ऐसे ही ये दो अलग अलग भागों में बटा है। उनके संधि कहने का तात्पर्य प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी की मिलीजुली भाषा है जो उस समय विकसित हो रही थी। और चारण जो है कवियों की कृतियों को ध्यान में रख करके उन्होंने कहा, परंतु मात्र चारणों ने ही उस काल के साहित्य को निर्मित नहीं किया। केवल चारण ही तो नहीं थे जो साहित्य की निर्मित कर रहे थे, बहुत ऐसे भक्त भी थे जो निर्मित कर रहे थे, बहुत ऐसे जो है एक तरह से अलग अलग धर्मों के अनुयायी भी थे, जैन के और बौद्ध के, जो निर्मित कर रहे थे। मठों विहारों में भी वो लिखा जा रहा था। सिर्फ वही लोग नहीं थे, जैन भी साहित्य की निर्मित कर रहे थे, बौद्ध लोग जो थे वो भी साहित्य की निर्मित कर रहे थे, नाथ जो है मुनियों ने या नाथ योगियों ने भी साहित्य की निर्मित में योग दिया। कुछ लौकिक साहित्य भी लिखा जा रहा था, जैसे अब्दुल रहमान का संदेश रासक आदि आदि। तो हम ये कैसे मान ले कि जो है केवल चारणों ने ही साहित्य की निर्मित की, या चारण की द्वारा निर्मित या चारणीय प्रवृत्ति ही केंद्रीय प्रवृत्ति होती है। इसलिए उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि देखिए भैया ये नाम भी बहुत एकाकी है, क्योंकि चारणों को आप सेंटर में तो ला रहे हैं, लेकिन इससे आपको अंदाजा है कि जैन साहित्य कहाँ गया, नाथ साहित्य कहाँ गया, बौद्ध साहित्य कहाँ गया, लोक साहित्य कहाँ गया। सवाल ये भी तो उठता है कि आप अगर चारण को केंद्र में लाएंगे या चारणों की प्रवृत्ति को केंद्र में लाएंगे और ये बताएंगे कि चारण ही आदिकाल में महत्वपूर्ण है, तो आप इसका क्या करेंगे? जैन साहित्य को कहाँ ले जाएंगे, नाथ साहित्य को कहाँ ले जाएंगे, बौद्ध साहित्य को कहाँ ले जाएंगे, जो लोक जो साहित्य है उसको आप कहाँ ले जाएंगे? आप अब्दुल रहमान को कहाँ ले जाएंगे, उनके संदेश रासक को कहाँ ले जाएंगे? कहा कि नहीं भैया, मामला बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो फिर आए राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया, क्या दिया? सिद्ध सामंत। और ये नामकरण उन्होंने मध्यकालीन काव्यधारा नामक किताब में किया। सिद्ध सामंत काल उन्होंने नाम दिया। दरअसल उन्होंने इस नामकरण के माध्यम से तत्कालीन समाज की जो वास्तविकता थी और जो जीवन के अनुभव थे उसको उन्होंने बहुत ही गहराई के साथ पकड़ने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या कि यह नामकरण भी दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, सिद्ध और सामंत। सिद्ध और सामंत ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। राहुल जी जब सिद्ध और सामंत नाम प्रस्तावित करते हैं तो उनका परिप्रेक्ष्य या उनका तात्पर्य और संदर्भ अधिक खुला हुआ और विस्तृत दिखाई पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सिद्धियां मात्र बौद्धों के साधन का विषय नहीं थी, बाकी लोगों का ही भी विषय थी। अलग अलग धर्मों के लोग भी सिद्धि पाना चाहते थे या सिद्धि के लिए प्रयास करते थे, चाहे वो नाथ संप्रदाय के लोग हो या जैन संप्रदाय के लोग हों। ठीक है, उनके अनुसार सिद्धियां इस काव्य में उसी प्रकार प्रेरणा का विषय थी जिस प्रकार प्रवर्ती काल में भक्ति प्रेरणा का मुख्य आधार बनी थी। सिद्धियों को हम एक प्रकार से प्रोटेस्ट कह सकते हैं, सिद्धियों को हम एक प्रकार से प्रोटेस्ट कह सकते हैं। यह प्रतिरोध वर्णवाद और व्यवस्था के संदर्भ में तत्कालीन समाज में उपजा था। इसीलिए उनकी रचना में उन असंख्य लोक समूहों की वाणी है मध्यकालीन काव्यधारा में जिन्हें व्यवस्था ने नहीं, मध्यकालीन नहीं, आदिकालीन कि उनकी रचना में जो आदिकाल के कवि हैं उनमें ऐसी आवाज है जो व्यवस्था ने जिसको हमेशा हाशिए पर रखा। फिर से सुन लीजिए ये कोटेशन। दरअसल सिद्धियों को हम एक प्रकार से प्रोटेस्ट कह सकते हैं। यह प्रतिरोध, यह प्रोटेस्ट वर्णवाद, वर्णवाद आप समझते ही होंगे, वर्णवाद और व्यवस्था के संदर्भ में तत्कालीन समाज में उपजा था। इसीलिए उनका रचना में उन असंख्य लोक समूहों की वाणी है उनकी रचना में जिन्हें व्यवस्था ने हमेशा हाशिए पर रखा। अब समझ लीजिए ये अलग तरह का डिस्कोर्स पैदा करता है। अगर आज की तारीख में आप खड़े हो जाएं और इतिहास के बारे में आप जानते हैं कि सबल्ट्रन जो इतिहास लिखा गया उसी के आधार पर आप ये भी देखेंगे
कि आप जब जैसे ही ज्यादा पढ़ने लगेंगे और उसके बारे में खंगालने लगेंगे चीजों को, तो आपको ये भी दिखाएगा कि मेन स्ट्रीम के अलग भी एक धारा थी, जो मुख्य धारा थी उसके अलग भी एक धारा चल रही थी, या सत्ता के समानांतर भी साहित्य की रचना हो रही थी। लोक के लोग कर रहे थे, अभाव के मारे हुए लोग कर रहे थे, जिनका शोषण हो रहा था वो कर रहे थे, यातनाओं के शिकार लोग कर रहे थे। लेकिन जो मेन स्ट्रीम का लिटरेचर हमारे सामने उपलब्ध होता है, या जिसके आधार पर हम प्रवृत्ति का अंकन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उसमें दरअसल वो जो समानांतर जो साहित्य रचा जा रहा था, जो लोक में रचा जा रहा था, जो विरोध की आवाज थी, जो अपने ऊपर जो यातनाएं हो रही थी उसकी आवाज थी, जिसमें आप स्वयंभू को भी देखिएगा, सरहप्पा को भी देखिएगा, इनके यहाँ भी कई कवि ऐसे हैं जो बहुत मुखर है, इनके कैरेक्टर बहुत मुखर है, तो उसको कहाँ ले जा करके रखेंगे। ठीक है, तो कहा कि ये सारी की सारी जो हाशिए पर जिनको रखा गया था जिस समाज को, उन समाजों का भी ब्यौरा था, उनकी तरफ से भी ये आवाजें थी। यही कारण है कि उनका साहित्य अनगढ़ था, बिल्कुल अभी अभी बन रहा था, शिल्प के स्तर पर वो बहुत उम्दा नहीं कहा जा सकता था। टूटा फूटा गिरा पड़ा जो अभ्रंश इसलिए कहा, टूटा फूटा गिरा पड़ा जो है ऐसा था, और इसमें बहुत सौंदर्य नहीं मिलता। तो सिद्धो, ये इसलिए इनको सिद्ध कहा, और कहा कि सामंत, तो राहुल जी ने क्या किया, सामंत शब्द जोड़ दिया, कहा कि एक प्रवृत्ति तो इनकी थी सिद्धों की, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे या जो विरोध कर रहे थे या जो हाशिए पे थे और जो अपना साहित्य रच रहे थे, जो अनगढ़ था और सौंदर्यमयी नहीं था लेकिन महत्वपूर्ण था। और दूसरा कहा कि क्या, दूसरा जो है सामंत उस समय की राजनीतिक परिस्थिति थी। वो राजनीतिक परिस्थिति ये थी कि जो केंद्रीय पावर जो टूटा था, जिसका ह्रास हुआ था सेंट्रल पावर हर्षवर्धन के बाद, उसके बाद अलग अलग बहुत सारे सामंत जो है अलग अलग जगहों में अस्तित्व में आए थे, और वो अपनी तरह से साम्राज्य चला रहे थे, अपनी तरह से हुकूमत कर रहे थे, अपनी तरह से वो जो है चीजों को देख रहे थे और शोषण भी कर रहे थे, आप जानते ही हैं। तो कहा कि ये जो सामंती व्यवस्था की छाया आपको दिखाई पड़ेगी। वीर गाथा काल, चारण काल आदि जितने भी नाम हैं, आप सभी नामों की सूची अगर बनाएंगे तो उनके मूल में, उनकी केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में आपको सामंती व्यवस्था दिखाई देगी। तो केंद्रीय व्यवस्था के विखंडन से सामंतों का वर्ग तेजी से उभरा, सामंतों ने तेजी से राजनीतिक परिदृश्य पर अपना कब्जा जमाया या उस पर वो काबिज हुए, और ये जो सामंत थे ये कवियों को आश्रय देते थे। किसका माइक अनम्यूट है जी? रिमूव माइक म्यूट का कोई ऑप्शन नहीं, अब रिमूव कर देंगे सीधे जिसका भी अनम्यूट होगा। तो कहा कि हाँ, मैं क्या कह रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि सामंतों ने क्या किया, राजनीतिक परिदृश्य पर कब्जा जमाया, वो धीरे धीरे स्थापित हो गए, वो शोषण करते थे और पैसा भी उनको आ ही जाता था, जानते ही हैं। फिर उन्होंने कवियों को रखा, कवियों ने अपने आश्रयदाता यानी कि उन सामंतों का जो है जीवन जो है दिखाना शुरू कर दिया, उनके लिए श्रृंगार परक रचनाएं भी लिखी और उनके लिए प्रशस्ति परक रचनाएं भी लिखी। तो इस हिसाब से अगर देखें कि राहुल जी ने जो सिद्ध सामंत काल कहा, लोग कहते हैं कि ये नामकरण बहुत ही परफेक्ट था, ये बेहतर नामकरण था, इसको रखा जाना चाहिए। लेकिन राहुल जी का यह नामकरण लोकप्रिय नहीं हुआ, पॉपुलर नहीं होता। कई बार क्या होता है कि चीजें अच्छी होती हैं, कई बार चीजें बहुत जेन्यून होती हैं और उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, पर क्या होता है ना कि जो चल गया सो चल गया, जिसका सिक्का चल गया उसका चल गया। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास में आप देखिए छायावाद, इसका इस्तेमाल ही बहुत ही मजाक से हुआ, अजीब ढंग से हुआ, लेकिन जब ये नाम चल गया तो फिर चल ही गया और फिर उसके बाद उसका कोई दूसरा नाम आ नहीं पाया, वही नाम इस्टेब्लिश्ड हो गया। तो उसी तरह से ये हुआ। और उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में लिखते हैं, क्या लिखते हैं सुन लीजिए। लिखते हैं कि कुछ आलोचकों को, और जब कुछ आलोचक कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इनका इशारा किसकी तरफ है? रामचंद्र शुक्ल की तरफ। हाँ, ये याद रखिएगा। तो कुछ आलोचकों को इस काल का नाम आदिकाल ही उपयुक्त जान पड़ता है। इस पुस्तक में भी इस काल को इसी नाम से कहा गया है। इस नाम से एक भ्रामक धारणा की सृष्टि होती है। यदि इस
पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं है। आदिकाल से साहित्य की आदिम प्रवृत्ति का बोध होता है। वह भाषा की आदिम व्यवस्था हो सकती है और वह संवेदना की भी आदिम व्यवस्था हो सकती है। आदिकाल में वीर, श्रृंगार, भक्ति जैसी कई प्रवृत्तियां मिलती है। इसीलिए वो कहते हैं कि ये आदिकाल नाम ज्यादा परफेक्ट या ज्यादा उपयोगी है। और उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो नामकरण है आदिकाल, वही लोकप्रिय जो है हो जाता है, वही नामकरण प्रसिद्ध हो जाता है। जो नामकरण शुक्ल जी ने भी किया था, लेकिन शुक्ल जी ने क्या किया था कि आदिकाल पर बल देते हुए उसका विश्लेषण नहीं किया था, उसका विश्लेषण किया था वीर गाथा काल पर बल देते हुए। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल पर बल देते हुए उसका विश्लेषण किया। अगर आप इस विश्लेषण को देखना, समझना या जानना चाहते हैं तो आपको हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्याख्यानों का संकलन है, पतली सी किताब है, आपको 100 रुपए में मिल जाएगी, वो निकाल करके पढ़ लीजिए, आपको विस्तार से पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने तकरीबन इतिहास की पूरी धारा और आदिकाल के नामकरण पर विचार विमर्श कर लिया है। अब कल मतलब अगले सप्ताह की कक्षा में हम इस बात पर विचार करेंगे कि आदिकाल में किस किस धारा का साहित्य है, कैसा कैसा साहित्य है और कौन कौन से प्रमुख लेखक हैं और उनकी प्रवृत्तियां क्या क्या हैं। ठीक है, तो शुक्रिया। आज की क्लास